बेसिक मैथ्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मैथ्स में भी बेसिक मैथ्स, तो समझ रहे हो, मैथ्स में भी अंदर जाके बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ अभी कुछ ये चैप्टर नहीं है, बेसिक कुछ कुछ जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हैं जो मैथ्स के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम मैथ्स के अंदर बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इसको ऐसे समझ सकते हो ये बेसिक टूलिंग सीख रहे हैं हम, बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, और टेंशन मत लेना समझ में नहीं आया तो, क्योंकि ये डीपली हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब भी आएगा, लेकिन 90% चांसेस है कि बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाते जाना साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं, एक टर्म होती है कांस्टेंट और एक टर्म होती है वेरिएबल। ठीक है, तो वैसे तो नाम से ही चमक गया होगा कि कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, वैल्यू वेरीज। ठीक है, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बताओ 5 क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो सोचेंगे हम कि यार 5 की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगी, 5 ही है हमेशा। तो हम बोलेंगे ये कांस्टेंट है, 5 इज़ अ कांस्टेंट। समवन हैज़ मैसेज्ड मी, हर्षिता ज्वाइन द अदर चैट बॉक्स प्लीज़। हर्षिता तुम्हारे लिए मैसेज आया है, ज्वाइन द अदर चैट बॉक्स प्लीज़। ओके, ये समझ में आया कि वेरिएबल क्या हुआ। जैसे मैंने लिख दिया 5, देखते तो 5 है वेरिएबल, सॉरी 5 है कांस्टेंट। लेकिन ऐसे लिखा, बोला कि बताओ एक्स क्या है। तुम सोचो पड़ जाओगे कि एक्स क्या है, एक्स कैन बी एनीथिंग। जब तक तुम उसको डिफाइन नहीं करते, कुछ नहीं पता तुम्हें उसके बारे में, तुम कहोगे कि यार ये वेरिएबल है ना। जैसे कि इक्वेशन लिख दी ऐसी, मतलब अभी लेट्स से 3y इज इक्वल्स टू 5x + 17। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें हम सारी टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वेरिएबल कौन सी है और कांस्टेंट कौन सी है। ये 3 लिखा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, हाँ भाई कांस्टेंट है। ये y लिखा है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, हाँ भाई ये वेरिएबल है। ये 5 लिखा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है। ये x लिखा है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है। 17 लिखा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है। तो बस समझ गए हम कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो नोट कर लो इसको। अच्छा, सब क्या, सब मुझे लग रहा है सब बहुत, कौन कौन है अपने साथ, अमोघ है, अक्षत है, दिव्या है, नमन है, नंदिनी नहीं है ये नवींद्र है, और टाइटन है। नवीन कुछ। टाइटन, अरे तुम अपने ये नाम बदल लो यार, अब टाइटन टाइटन करके दिमाग में से टाइटन याद रह जाएगा, सपने में टाइटन आएगा फिर। टाइटन बैठा है यहाँ, कुणाल। हाँ सर, कर लूंगा बाद में। ठीक है, अपने अपने नाम मतलब ऐसे रख लो कि दिखते यहाँ से। अरे रे। हर्षिता माइक ऑफ करो सबसे पहले। तुम्हारा क्या है, सब पूरे घर वालों के साथ बैठ के मैथ्स पढ़ना है, उनको दूर बोलो कि दूर जाओ यहाँ से। ठीक है चलो, आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया अपन को। अब अगला चीज़ समझते हैं, एक इक्वेशन जो होती है उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन यहाँ पे डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो जैसे सपोज कोई इक्वेशन लिखी मैंने ऐसे, y इज इक्वल्स टू 5x + 7, ये एक इक्वेशन लिखी। तो यहाँ पे जैसे सपोज x की वैल्यू रखी 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 1 + 7, 5 + 7 12। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 12 आ गई। जब मान लो 1 नहीं रखते, 2 रख देते, x इक्वल टू 2, तब क्या होता, y इज इक्वल्स टू 5 × 2 17। + 7 17। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को, यहाँ पे दो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो हमें ये वेरिएबल मिल रहा है। ये समझ में आया। तो इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज़ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
उसकी जगह 1 रख दिया हमने, चाहे 2 रख दिया, और इसकी वैल्यू पर अगला डिपेंडेंट होके आ रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज़, अच्छे से लिखना तो है ना, एरो बना के मैं अच्छे से बनाता हूँ, दिस इज़ चलो डाउट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, हाँ नवीन। तो अगर y की वैल्यू कुछ रख देंगे तो हाँ, y फिर डिपेंडेंट नहीं होगा। बिल्कुल एकदम सही पकड़ लिया तुमने, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब चेंज चेंज होते रहेंगे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इस इक्वेशन को, जैसे अक्षत ने पॉइंट आउट किया, इस इक्वेशन को घुमा के हमने ऐसे लिख दिया, मान लो सपोज x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7/5, ऐसे लिखा जा सकता है। और अब उठा के हमने y की वैल्यू रखने लग गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक इस इक्वेशन में हम जिसकी वैल्यू रख रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो दिस हेयर, दिस इज y इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू रख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वैल्यू रखने पे दूसरी वैल्यू मिल रही है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो बस इतना याद रखना है अपन को, ठीक है। नोट करते जाओ, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसका कोई मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि आइडेंटिफाई करो कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। ये तो बस हमें जनरली पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्म होता है फंक्शन, है ना। जैसे तुमने सुना होगा मशीन के बारे में। मशीन क्या करती है, मशीन में तुम कुछ इनपुट डालते हो और आउटपुट मिलता है। यहाँ से तुमने आलू डाला और यहाँ से सोना निकलता है। तो इनपुट क्या है यहाँ पे, आलू, और आउटपुट क्या है, सोना। तो इस मशीन को एनालॉजसली हम मैथ में एक ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन करते हैं, जिसको फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में फंक्शंस के तौर पे समझते हैं। जैसे अगर रिप्रेजेंटेशन बनाए मशीन की तरह, तो यहाँ पे हमने इनपुट डाला, ये फंक्शन है, ठीक है। और फिर उससे आउटपुट निकलता है, ये फंक्शन कुछ प्रोसेस करता है, सम प्रोसेस गोज ऑन है, और फिर उससे कुछ आउटपुट निकलता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, है ना। तो जैसे बहुत सिंपल, मैं एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। आउटपुट को हम इनपुट, जैसे सपोज इनपुट x डाला और फंक्शन f है ना। फंक्शन लेट्स f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा फंक्शन ऑफ x, है ना। एफ ऑफ एक्स बोलते हैं उसको, दिस इज जस्ट टर्मिनोलॉजी, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। तो जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 5, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। अब इनपुट डाला, इनपुट x डालना है, तो लेट्स से x = 1 डाला। तो x = 1 डाला तो एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या करना है, 1। एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एक्स की 1 रख दो, 1² + 5, कितना निकल के आया ये, 6। तो यहाँ पे आउटपुट हो गया 6। एक्स की जगह अगर 2 डाला, ये इनपुट डाला, तो एफ ऑफ 2 क्या हो गया, एफ ऑफ 2 हो गया 2² + 5, 2² कितना होता है, 4, 4 + 5 9, ठीक है। तो ये इनपुट हम डाल रहे हैं और ये आउटपुट हमें मिल रहा है, ये बस फंक्शन होता है ना। इसको नोट करो। और एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से एक फंक्शन डिफाइंड है, एग्जांपल, फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 2, और हमें बताओ ऐसे, बताओ फाइंड एफ ऑफ 3, फाइंड एफ ऑफ 3। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं, एक्स की जगह 3 रख देंगे, तो 3 रखा, फिर कितना हुआ, 3 × 3 + 2, 3 3 तो 9 + 2 11, ये आंसर हो गया, है ना।
ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, और पूछा गया है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2, एंड सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -4। -4 नहीं, +4 करो उसको। ठीक है, तो अब क्या फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, और उसमें क्या बोला है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू रखा, बताओ। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, एक्स की जगह बस 2 रख देना है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की जगह 2 रखा तो 2 स्क्वायर माइनस 3 × 2, तो 2 स्क्वायर हुआ 4, 3 × 2 हुआ 6, तो 4 - 6 इज -2। तो फर्स्ट का आंसर हो गया -2। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में आ जाओ। सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज +4। हमें एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स 4 आ जाए। तो सेकेंड सिचुएशन में हमने सबसे पहले ऐसे डेफिनेशन लिखी फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्या बोल रहा है वो, एफ ऑफ एक्स 4 हो जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह रख दिया 4, और एक्स की उसके करस्पॉन्डिंग एक्स निकालना है। तो ये रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये वाली चीज़ क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। 4 को इस तरफ लेके आ गए तो ये -4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने में तो हम उस्ताद हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दिया, -4 प्रोडक्ट आना चाहिए, सम आना चाहिए -3। तो दो नंबर क्या मिल रहा है, -4 और 1। तो इसको फैक्टराइज करके डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, x-4 x+1 इज इक्वल्स टू 0। इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल्स टू 4 या x इक्वल्स टू -1। तो ये आंसर हो गया। मतलब क्या, चार वैल्यू तब नसीब होगी हमें जब x या तो 4 हो जाए या तो -1 हो जाए, ये आंसर हो गया। ये समझ में आया। ठीक है, अब एक कुछ सिंपल सिंपल फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीनियर फंक्शन। तो नेक्स्ट लिखते हैं सबसे पहले लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है, लीनियर फंक्शन का मतलब है, ऐसे नाम से समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज लीनियर इज रिलेटेड टू, लीनियर इज रिलेटेड टू लाइन। लाइन मतलब जैसे सपोज मैं दो डायग्राम तुम्हें बना रहा हूँ, और तुम बताना कि जज करना कि कौन सी लीनियर टाइप की है, ये लाइन टाइप की है या ये लाइन टाइप की है। तो ये लाइन टाइप की है ना, मतलब जो सीधी रेखा ऐसे गुजर जाए उसको बोलते हैं अपन लाइन। सो लीनियर फंक्शन इज नथिंग बट अ लीनियर फंक्शन इज रिलेटेड टू लाइन, ऐसे अपन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर फंक्शन, मतलब ये बना के रखो, ये लीनियर है एंड दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, अच्छा, लीनियर फंक्शन इस तरह का होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इट इज स्ट्रक्चर्ड लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, लीनियर फंक्शन अगर ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो वो लीनियर फंक्शन होता है, जहाँ पर ए क्या होता है और बी क्या होता है, एक कांस्टेंट होते हैं, ये ए और बी आर कांस्टेंट। अच्छा, किस चीज़ पे गौर करना है हमें, हमें एक्स की पावर पे गौर करना है। यहाँ पे पावर क्या है, 1। अगर पावर 2 हो जाती सपोज, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये लीनियर नहीं होता है ना, दिस इज नॉन लीनियर। और इनफैक्ट तुम पढ़ते हुए आ रहे हो 10 से, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक, बट दिस इज लीनियर। ये समझ में आ रहा है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का होता है, जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ज़रा, आइडेंटिफाई वेदर लीनियर और नॉट।
वेदर लीनियर और नॉट। कुछ फंक्शंस लिख रहे हैं यहाँ पे, वो बताना है हमें कि लीनियर है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला लिखा एफ ऑफ एक्स लिखा 7/5 x + 3। तो देखा लीनियर है कि नहीं, तो लीनियर होने के लिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हाँ कांस्टेंट है। 7/5 इज़ कांस्टेंट, 3 इज़ कांस्टेंट, और x की पावर में 1 होना चाहिए। तो x की पावर में यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि x की पावर नथिंग इज़ x की पावर 1, है ना। x की पावर 0 1 होता है, तो x की पावर 0 तो नहीं है, ये x की पावर 1 है, तो हम कहेंगे यस लीनियर। ठीक है। दूसरा ऐसे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x² - 5x + 3। तो अब यहाँ पे डिग्री देखो इसकी क्या पहुँच गई, डिग्री इसकी 2 पहुँच गई, तो डेफिनेशन तो गलत हो गई, तो दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है। अच्छा ऐसा आ जाए मान लो सपोज 3f(x) इज इक्वल्स टू 1/x - 1। अब बताओ नवींद्र, ये लीनियर है या नहीं, मतलब क्या लग रहा है देखते हैं। कैसे? ये वाला थर्ड वाला लीनियर है कि नहीं। सर है। अच्छा तो अब देखो सबसे पहले इसको समझते हैं। दिस, इसको अगर हम कुछ इस फॉर्म में जमा लें ax + b के फॉर्म में, तब तो ये लीनियर है, और ऐसे नहीं जमे तो ये लीनियर नहीं है। तो अगर हमने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की इस वाली चीज़ को, तो फैक्टराइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर x + 1 और नीचे x-1 x + 1, एक्स। है ना। x + 1 और x + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये जो इक्वेशन बन के आई ये x + 1/(x²-1) है ना। तो ये ऑफ कोर्स ax + b के फॉर्म का नहीं है, तो मतलब ये नॉन लीनियर है। मतलब कि अगर 1 ये ऐसा देखने में लीनियर लग रहा है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में लीनियर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को अपन याद रख सकते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे 1 में लीनियर टर्म है, तो दैट इज नॉन लीनियर। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लिया। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। देखो क्वेश्चन, इफ f इज अ लीनियर फंक्शन, इफ f is a linear function, if f is a linear function and f of 2 is equals to 4 and f of -1 is equals to 3, then find f of x। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि f एक लीनियर फंक्शन है और फंक्शंस के कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कि f of 2 पे उसकी वैल्यू 4 है और f of -1 पे उसकी वैल्यू 3 है। तो हमें बताना है कि f of x क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना शुरू किया। सबसे पहले क्या डेटा देखा हमने कि ये लीनियर फंक्शन है, तो 100% अगर ये लीनियर है बिकॉज इट इज़ लीनियर, दिस इज ऑफ द फॉर्म f of x इज इक्वल्स टू समथिंग ax + b, है ना। इस फॉर्म का होगा ये। अब ये आंसर तो नहीं है, ऐसे आंसर तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि a और b अननोन है, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो डेटा यूज़ करेंगे हम जो यहाँ पे दिया हुआ है कि f ऑफ जब 2 रखा तो उसकी वैल्यू 4 आई, यहाँ पे f ऑफ 2 रखा, तो f ऑफ 2 रखा तो x/2 2a + b इज इक्वल्स टू 4, है ना। फिर f ऑफ -1 रखा, x की जगह -1, तो 2 a x की जगह -1, -1 + b, तो ये कितना हुआ -a + b। ये किसके बराबर है f ऑफ -1, 3 के बराबर। अब एक इक्वेशन ये मिल गई हमें, एक इक्वेशन ये मिल गई, टू इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल हैं, तो बोलते हैं ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालें ए और बी की वैल्यू,
तो या तो इस पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्सट्रैक्ट कर दो तो सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और फिर ऐड कर दो तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम पहला वाला कर देते हैं 1 माइनस 2, तो क्या होगा 2a माइनस माइनस 2a, मतलब कि 1 माइनस 2 को अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, और नीचे दूसरी इक्वेशन लिखी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 3। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को तो साइन पलट जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो 2a प्लस ए 3a, और b माइनस बी 0, और 4 माइनस 3 1। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई इधर क्या ये 1/3, तो a इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दी किसी एक इक्वेशन में, a की वैल्यू है -1/3, -1/3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से b कितना आ गया, यहाँ से b आ गया 3 प्लस 1/3, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, ये हो गया 10/3। तो यहाँ से a भी मिल गया हमें और b भी मिल गया, a और b की वैल्यू आ गई तो अब फंक्शन लिख सकते हैं। क्या आंसर था हमारा, फंक्शन था हमारा ए एक्स प्लस बी, तो a कितना आया 1/3, 1/3 एक्स प्लस बी कितना आया 10/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 कॉमन लेके एक्स प्लस 10, ये आंसर हो गया। ये समझ में आ रहा है? सर एक बार हाँ अक्षत क्या बोल रहे हो? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ऊपर से, नहीं समझ में आ रहा था। हाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल रही है कि एफ ऑफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है तो वहाँ से हमने जज किया कि एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि लीनियर फंक्शन जितने भी इस दुनिया में लीनियर फंक्शन है वो इसी फॉर्म के होंगे। एनी लीनियर फंक्शन इन दिस वर्ल्ड इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि हमें ए और बी फाइंड करना है। ए और बी फाइंड करना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फंक्शन में जब दो वैल्यू रखी तो 4 आया, तो रख दिया सबसे पहले हमने एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 रखा यहाँ पे, तो एक्स की जगह 2 रख दिया, तो ये 2 इंटू ए बन गया, और ये तो बी था ही, इसकी वैल्यू 4 आ गई। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। अच्छा ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू आ गई तो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद एफ ऑफ -1 रखा है एक्स की जगह यहाँ पे, तो -1 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, तो इज इक्वल्स टू 3 कर दिया ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को उठा के यहाँ पे लेके आ गए, तो देखा अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू निकल के आ जाएगी ए की, तो ए की वैल्यू निकाली यहाँ से, ए इज इक्वल्स टू 1/3। सिमिलरली फिर एक में सब्सटीट्यूट कर दी वन ऑफ दी इक्वेशंस में, तो बी की वैल्यू आ गई। अब ए और बी हमें पता चल गया तो ए एक्स प्लस बी में सब्सटीट्यूट कर दिया, ए यहाँ रख दिया, बी यहाँ रख दिया, तो फाइनली फंक्शन आ गया, है ना? आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर। नोट करते जाओ इसको। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर कुछ है लेट्स से एक्स प्लस 5 और नीचे है एक्स माइनस 5। ठीक है, तो अब ऐसे फंक्शंस में हमको डिनोमिनेटर को थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी की तरफ, मतलब जैसे इस पे फोकस करो केवल अभी, ये हमने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एक्स 5 रख दिया जाए, अगर एक्स की वैल्यू 5 रखी जाए तब क्या होगा, तब देखना फंक्शन क्या बनेगा। यहाँ पे रख रहे हैं 5 + 5 और नीचे 5 - 5, तो 5 + 5 क्या हो गया 10, और 5 - 5 क्या हो गया 0। 10/0 को क्या लिखें अपन, 10/0 को कुछ लिख नहीं पाएंगे अपन, है ना?
ये बहुत बड़ी वैल्यू होगा, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, या बहुत छोटी वैल्यू होगा जिसको माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं। एंड इन्फिनिटीज आर नॉट डिफाइंड, है ना, दीज आर नॉट डिफाइंड वैल्यूज। बस इतना अंदाज़ा है कि ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ना। तो एक बात हमें याद रखनी है कि इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ अ नोशन, इट इज़ अ नोशन, ये एक नोशन है ना। अच्छा, तो ऊपर वाले चलो एनीवेज, ये 10/0 यहाँ तक पहुँच, मतलब ये डिफाइंड नहीं है ये। तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5, दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5। बाकी जगह बाकी कुछ भी रख दो तुम x की जगह, सब सेटिस्फाई करेगा। जब भी डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जाएगा, उस x की वैल्यू पे हम कहेंगे कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसे लिखा हुआ है x+5 और नीचे लिखा हुआ है x-1, ये एफ ऑफ एक्स है। तो अब बताओ ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, हम बताओ किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सर 1 पे। 1 पे, क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर पहुंच रहा है जीरो की तरफ। जैसे ही हम x इक्वल टू 1 रखने की कोशिश करेंगे, तो ये जीरो की तरफ पहुंच जाएगा। तो मतलब x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। तो कुल मिला के हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में जब भी कुछ भी आ जाए, लेट्स से एक जनरल रिजल्ट लिख देते हैं। एक फंक्शन है ax+b अपॉन cx+d। तो इस चीज़ को हमें चेक करने के लिए, दिस इज़ अवर एफ ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, उसको चेक करने के लिए इसको ज़ीरो बनाओ। तो सबसे पहले क्या है, डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर दो, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ से फिर क्या किया, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो दिस इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। ठीक है, तो ये हमको देखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये नोट करते जाओ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म ही हो, कुछ और टर्म हो जाए वहाँ पे भी डिफाइन नहीं होगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7/x² - 1। ठीक है, अब चेक करना है, चेक वेयर इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो चेक करने के लिए डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर दिया, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो किया तो x² - 1 इक्वल टू ज़ीरो। इसको फैक्टराइज कर लिया, इसको फैक्टराइज किया तो x+1 x-1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे करस्पॉन्डिंगली हमें दो वैल्यूज़ मिली, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल टू +1। सो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल टू +1 पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। मतलब क्या लिखें इसका, कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1। दो वैल्यूज़ पर डिफाइंड नहीं है ये, है ना। तो ये नोट करते जाओ। अच्छा, कोई ऐसा पूछ ले, इसी एग्जाम्पल में कोई ऐसा पूछ ले, ये तो हमने बताया कि कहाँ डिफाइंड नहीं है। कोई ऐसा पूछ ले कि वेयर इट इज़ डिफाइंड, वेयर इट इज़ डिफाइंड, डिफाइन कहाँ कहाँ है, फिर आंसर क्या लिखेंगे, कि जहाँ पे डिफाइंड नहीं है वो पॉइंट्स छोड़ के हर जगह डिफाइंड है। तो इसका आंसर होगा इट इज़ डिफाइंड एवरीवेयर, एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू +1 एंड x इक्वल टू -1। इन दो नंबर्स को छोड़ के x की सभी वैल्यू पे डिफाइंड है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं,
कि सारी रियल वैल्यूज, x बिलोंग्स टू सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन। सर आवाज नहीं आ रही आपकी बहुत। हेलो, आवाज़ कट रही है, एक बार मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, फिर चेक करते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। सर आपकी आ रही शायद कुछ कनेक्शन हाँ सर आई प्रॉब्लम है। है। अब आई आवाज़? हाँ सर आई। ठीक है, अभी तक ठीक है। कुछ गिटार जैसा हो रहा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो कहाँ तक सुनाई दिया था अमोक तुम्हें? सर जब आपने एक्स की ये 7/x² - 1 आपने डिफाइन किया था तब वहां तक। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तब ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो उससे क्या वैल्यू निकल के आई, एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू प्लस वन। तो हम कहेंगे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है एक्स इक्वल टू वन पे और एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, दो जगह डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब कोई पूछ ले ऐसा कि ठीक है, तो ये तो बता दिया कि डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन कहाँ कहाँ है, कोई पूछ ले कि वेयर इट विल बी डिफाइंड, तो हम कहेंगे सभी जगह डिफाइंड है एक्सेप्ट वन और माइनस वन पे। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल लिखा हुआ है ये ऐसा ई जैसा बना हुआ है, दिस मीन्स बिलोंग्स टू। तो दिस मीन्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट, माइनस करके वन और माइनस वन करली ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब इनको हटा दिया, ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन। ये समझ में आया? अब का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन नोट करो। अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज f of x is equals to x square plus 1 upon 3x minus 2। तो सवाल है, कैन f of x take a value take a value 1 for any real x, for any real x। ये सवाल है, क्या f of x की वैल्यू 1 हो सकती है किसी रियल x के लिए ना? ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, also find the values of x for which f of x takes the value 2। also find the values of x, the values of x for which f of x takes the value 2। f of x 2 हो जाए उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू बतानी। तो अब सवाल को समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने, फंक्शन दे दिया, फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 3x - 2। ठीक है, अब वो बोल रहा है कैन एफ ऑफ एक्स टेक अ वैल्यू वन फॉर एनी रियल एक्स, क्या एफ ऑफ एक्स वन हो सकता है किसी रियल एक्स के लिए? तो क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, पहला चेक किया, क्या चेक करना है हमें, क्या एफ ऑफ एक्स वन आ सकता है कभी? तो एफ ऑफ एक्स वन लाने के लिए इस जगह हम वन रख देंगे एफ ऑफ एक्स पे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन, इधर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 3x - 2 रखा। अब क्या इसको सॉल्व करके अगर x की कुछ वैल्यू आ गई तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो फिर कहेंगे नहीं है पॉसिबल। तो फिर सॉल्व किया इसको, तो क्या लिखा, 3x - 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से क्या बोला इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये इस तरफ चला गया, माइनस टू इस तरफ चला गया, तो प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सीधे लगा सकते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। तो स्प्लिटिंग की कोशिश की, 3 × 1 3 और -3, ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम आ जाए -3 और प्रोडक्ट आ जाए 3। तब तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि कुछ दिमाग चल नहीं रहा है इसमें स्प्लिटिंग में। तो एक काम करते हैं, सीधे ही लगा देते हैं।
फिर इधर चार क्या बोलता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है 9 माइनस 4ac, 4 तो 4 है, ए कितना है ए है 1 और सी कितना है 3 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2। तो अब इसको देखा, 4 इंटू 3 कितना था 12। तो इस रूट के अंदर जो चीज़ आई है वो रूट -3 आ गई है। मतलब कि हम ऐसा बोल देते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इस इक्वेशन का वो नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं आती है ना, नो वैल्यू एग्जिस्ट फॉर एक्स, सो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ एक्स, नो सॉल्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या माना था, हमने अज्यूम किया था कि एफ ऑफ एक्स 1 के बराबर है तो कुछ ना कुछ एक्स आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कभी 1 नहीं होगा। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1, या सांकेतिक भाषा में लिखे तो एफ ऑफ एक्स इज नेवर इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहला पूछा उसने कैन एफ ऑफ एक्स टेक ए वैल्यू 1 फॉर एनी रियल एक्स, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नो। ये बताओ समझ में आया या एक बार और एक्सप्लेन करूँ। आ गया सर। और कौन कौन, दिव्या तुम्हें समझ में आया। यस सर। आ गया सर। टाइटन, हाँ ठीक है। अब सेकंड में बोल रहा है वो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यू 2। तो अब क्या मतलब, सेकंड में ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जब 2 हो जाए तब हमें बताना है कि एक्स की क्या वैल्यूज आएंगी, वॉट आर वैल्यूज ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, वही कहानी फिर एक बार, फंक्शन जो भी है उसमें 2 रख दो उसकी वैल्यू, 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपॉन 3x माइनस 2 अपॉन 3x-2। अब इसको सॉल्व करना शुरू किया, सॉल्व करना शुरू किया तो देखा, इसको ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 3x इंटू 2 6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सारे टर्म एक तरफ लेके आए, एक्स स्क्वायर इस तरफ, 6x उस तरफ गया तो -6x हो गया, -6x -4 इस तरफ आया तो +4 हो गया, और 1 में जाके जुड़ गया तो +5 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें, ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सम ऑफ रूट्स -6 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट +5 है। कोई नंबर ऐसे ख्याल में आ रहा है क्या, हाँ प्रोडक्ट 5 और 1। 5 और 1, तो इनफैक्ट -5 और -1 है ना, -5 और -1 का प्रोडक्ट 5 होगा और सम होगा -6। तो इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख देंगे x-5 x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 और 5। तो अब क्या सवाल था, सवाल था कि f ऑफ x की वैल्यू 2 कब होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 पे और 2 पे। ठीक है, समझ गए, नोट कर लो इसको। यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग functions are defined, following functions are defined। ठीक है, ये हमें बताना है।
तो अब पहला है इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x+1। दूसरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x-2/x-3। तीसरा है थर्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x/x-1। ये है 3 फंक्शंस है। इसमें हमको बताना है कि क्या क्या वैल्यूज़ x की है जहाँ पर ये फंक्शंस डिफाइन होंगे, है ना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x की ऐसी वैल्यूज़ बतानी है फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफाइंड। ये फंक्शंस डिफाइंड हो, है ना। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं, ऐसा पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं जहाँ पे फंक्शंस डिफाइंड नहीं है और फिर वो सारी रियल वैल्यूज़ में से हटा देंगे। तो देखते हैं पहला, वी आर फाइंडिंग पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो पहले में कब डिफाइंड नहीं है ये, जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। डिनोमिनेटर को ज़ीरो करना है, डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ x+1 इक्वल टू ज़ीरो। ये देगा अपन को x इक्वल टू -1। मतलब इट इज़ नॉट डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पे डिफाइन नहीं है, तो कहाँ डिफाइन होगा? सभी वैल्यूज़ पे एक्सेप्ट -1। तो आंसर क्या लिखेंगे? डिफाइंड एट ऑल रियल वैल्यूज़ माइनस -1, है ना। सारी रियल वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, केवल -1 पे डिफाइंड नहीं है। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में बोल रहा है वो कि जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज़ x-2 x-3, x-2/x-3। तो सबसे पहले चेक किया डिनोमिनेटर कहाँ ज़ीरो है। तो डिनोमिनेटर है x-3, उसको लिखा x-3 इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ x इक्वल्स टू 3। मतलब x इक्वल टू 3 पे डिफाइंड नहीं है, मीन्स नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 3। मतलब डिफाइन कहाँ होगा? सारी रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 3। तो आंसर क्या लिखें इसका? इट इज़ डिफाइंड एट ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 3। थर्ड देखते हैं। थर्ड में एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? थर्ड में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x/x-1। ये देखा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x/x-1। फिर वही कहानी फिर से, नॉट डिफाइंड एट, नॉट डिफाइंड देख लेते हैं सबसे पहले। नॉट डिफाइंड एट डिनोमिनेटर जहाँ पे भी ज़ीरो हो रहा। डिनोमिनेटर क्या है? x-1। ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है? x इक्वल टू 1 पे ज़ीरो हो रहा है। दिस इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। तो आंसर क्या होगा? डिफाइंड एट ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एक्सेप्ट 1। ये समझ में आ रहा है? नोट कर लो इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, फंक्शन से रिलेटेड डोमेन एंड रेंज। वर्ड है डोमेन एंड रेंज। जैसे सपोज हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स पता है, सबने सुना ही है साइन एक्स तो, ठीक है। अच्छा, अगर हमने ऐसे डिफाइन कर दिया कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से लेके π/2 तक है ये। अच्छा, इसको अभी इस नोटेशन में ना लिखते हुए मैं ऐसे लिख देता हूँ। तुम बताना अगर नहीं समझ पाओ कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। x है 0 से लेके π/2 तक, है ना। मतलब अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो लेट्स से 0 यहाँ पर है, π/2 यहाँ पर है, तो x इनके बीच में कहीं पे है।
कुछ भी हो सकता है। तो जो x की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी कि कौन कौन सी वैल्यूज वो ले सकता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ x, दैट आर कॉल्ड डोमेन ऑफ x। अच्छा, x रखने पे यहाँ पे x हमने जो सब्स्टिट्यूट किया उसके करस्पॉन्डिंग कुछ f ऑफ x मिलेगा। तो जो जो पॉसिबल वैल्यूज f ऑफ x की मिल सकती हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ एफ एक्स। मतलब डोमेन ऑफ x नहीं कहना चाहिए इसे, डोमेन ऑफ फंक्शन कहना चाहिए, डोमेन ऑफ f, एंड दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ फंक्शन। मोटे तौर पे मतलब कि एकदम क्रूडली इसको समझो, डोमेन क्या है, जो x की वैल्यूज रख सकते हैं वो डोमेन है, और जो वैल्यू मिल के आएगी y की या f ऑफ x की वो रेंज है ना। इतना याद रखना बस डोमेन और रेंज के लिए। जैसे पिछले जो क्वेश्चंस हमने किए सर वहाँ पे जो हमने जो डोमेन देखा। वैल्यूज आ सकती है, हाँ अक्षत क्या बोल रहे हो? सर जो वैल्यूज आ सकती है वो डोमेन होती है ना? जो वैल्यूज आ सकती हैं इसकी f ऑफ x की, ये होती हैं रेंज, हाँ। और जो वैल्यूज हम x की रख सकते हैं अच्छा। वो होती है डोमेन। जैसे हमने ऊपर ओके, वाले थैंक यू क्वेश्चन सर। में क्या किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने x के लिए डेफिनेशन निकाली कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। जैसे पहले में हमने बताया कि x की ये वैल्यूज हो सकती है r माइनस माइनस वन, मतलब सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस वन। सो दिस इज एक्चुअली डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज वी हैव फाउंड डोमेन ऑफ f ऑफ x। ये सब डोमेन के क्वेश्चन किया था हमने, ये समझ में आया। बस अभी टर्म है जो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, बस तुम क्योंकि फेमिलियर हो जाओ इस टर्म से, इसलिए तुम्हारे सामने आ रही है चीज़। दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तीन तरीके से उसकी डेफिनेशन दी गई है। एक्स क्यूब व्हेन डोमेन इज डिफाइंड फॉर एक्स इज लेस देन 0, 3x माइनस टू व्हेन एक्स इज डिफाइंड इन द डोमेन 0 से लेके 2, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन व्हेन डोमेन इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 2। ऐसे फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ थ्री, ये हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये पहला सवाल। सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ value of x for which f of x equals to 2। ये फंक्शन जनरली एक डेफिनेशन में दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे तीन अलग अलग डेफिनेशन दी हुई हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, सबके डोमेन भी डिफाइंड है अलग अलग, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन सिखाना चाहता हूँ मैं, इस वजह से ये क्वेश्चन दिया है। तो देखो, पहला सवाल क्या पूछा उसने, पहला सवाल पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ थ्री। तो एफ ऑफ माइनस वन, यहाँ पे देखो माइनस वन ये डोमेन है। माइनस वन कौन सी डेफिनेशन में आ रहा है, एक्स की वैल्यू माइनस वन इस डेफिनेशन में आ रही है, क्योंकि एक्स जीरो से छोटा है। अगर कुछ गलत लिख दिया, इसको जीरो करो, एक्स से जीरो से टू के बीच में करो, कि कुल मिला के अगर हम डोमेन को प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे प्लॉट किया, तो एक्स जीरो से छोटा है जब, तब कुछ और डोमेन है, डेफिनेशन कुछ और है। ज़ीरो से टू के बीच में है तब कुछ और डेफिनेशन है, और टू से बड़ा है तब कुछ और डेफिनेशन है। तो ज़ीरो से छोटा है जब क्या डेफिनेशन है, तब है डेफिनेशन एक्स क्यूब। जब ज़ीरो और टू के बीच में तब क्या डेफिनेशन है, 3x माइनस टू। और टू से जब बड़ा है तब क्या डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन।
ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या एफ ऑफ -1 निकालना है, तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ करें, -1 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, अगर इस वाले डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब एक्स क्यूब यूज़ करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ -1 क्या लिखेंगे हम, -1 का क्यूब। ये समझ में आया, कौन सी डेफिनेशन यूज़ की हमने, यहाँ पे एक्स क्यूब यूज़ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पे आ जाओ, सेकेंड में क्या है, एफ ऑफ 1, डोमेन में यहाँ पे 1 रखना है। अब 1 देखो, 1 किधर है, 1 डोमेन में यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो 1 इसमें आएगा, तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ करें, इस ये वाली डेफिनेशन, 1 0 और 2 के बीच में, तो 3x - 2, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें 3x - 2 वाली डेफिनेशन। तीसरे में एफ ऑफ 3, यहाँ पे क्या x इक्वल टू 3 रखना है, जो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है अगर, तो कौन सी डेफिनेशन आएगी, ये x² + 1 वाली, तो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन आएगी, x² + 1 वाली। ठीक है, अब उठा के वैल्यूज़ रख दो, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, -1, यहाँ पे x में क्या रखना पड़ेगा, 1, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 3, जो आंसर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 3 - 2 1 प्लस 3² + 1 10। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब होता है -1 इंटू -1 इंटू -1, एक और एक माइनस कट गए, एक माइनस ऑलरेडी फिर भी बच गया, तो दैट इज़ नथिंग बट -1। तो दिस इज़ -1 + 1 + 10, तो -1 से -1 कट गया, ओवरऑल वैल्यू आ गई 10। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 10। ये बताओ किस किस को ये समझ में नहीं आया, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। सर थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इसमें क्या, ये एक स्पेशल टाइप की ब्रेक इवन डेफिनेशन दी हुई है, मतलब अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग डेफिनेशन है फंक्शन की। एक्स जब छोटा है ज़ीरो से तब कैसे फंक्शन डिफाइंड है, एक्स क्यूब की तरह। जब एक्स 0 और 2 के बीच में है तब फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 3x - 2 की तरह। एक्स जब 2 से बड़ा है तब कैसे डिफाइंड है, x² + 1 की तरह। हमसे पूछा है x-1 पे, x1 पे और x3 पे वैल्यू बताओ। तो जब x-1 है तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी, ये वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, क्योंकि -1 कहाँ है, -1 नीचे है 0 से, तो एक्स क्यूब वाली डेफिनेशन होगी, मतलब हम x में क्या रखेंगे, -1, तो ये एक्स क्यूब में -1 रख दिया। फिर सेकेंड में पूछा है उसने एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी, 0 से 2 पे लाई कर रहा है, मतलब कि ये वाली डेफिनेशन। तो अब 1 हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 3 - 2 1, तो ये हो गया 1। फिर तीसरा एफ ऑफ 3, तो यहाँ 3 पे वैल्यू पूछी गई है, तो 3 कौन से डोमेन में आएगा, x greater than 2 है, 3 इज़ greater than 2, तो इस डोमेन में लाई करेगा, तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, x² + 1, यहाँ पे 3 रख दिया, तो वैल्यू आ गई 10। तो जब सॉल्व किया इसको तो ओवरऑल वैल्यू 10 आ गई इस चीज़ की। ये समझ में आ रहा है ना। अब सेकंड में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। सेकंड में क्या दिक्कत हो गई, सेकंड सवाल को देखो अच्छे से। सेकंड में ये दिक्कत हो गई कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। ये समझ में आ रहा है, ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब एफ ऑफ एक्स 2 हो जाए। ठीक है, तो अब एफ ऑफ एक्स की तो 3 डेफिनेशन है, जैसे हम पिछले सवालों में क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स के रख देते थे, जो एक्स की करस्पॉन्डिंगली आंसर हो जाता था वो आंसर हो जाता था हमारा। ये समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के क्या रखोगे, ये वाला रखोगे, ये वाला रखोगे या ये वाला रखोगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रखें, क्योंकि 3 ऑप्शन हैं। ये समझ में आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ सेकेंड के लिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जब एक्स की वैल्यू छोटी है 0 से, 3x - 2 जब एक्स की वैल्यू 2 से 0 से 2 के बीच में है, और तीसरी चीज़ x² + 1 जब एक्स की वैल्यू बड़ी है 2 से, है ना, ऐसे डिफाइंड है फंक्शन। और हमसे ऐसा पूछा गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग एक्स निकालो। ठीक है, यही पूछा है, हाँ यही पूछा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग एक्स निकालो। तो अब एफ ऑफ एक्स तो 3 ऑप्शन अपने पास है, एक तो ये, एक ये, एक ये। तो अब क्या करें, ठीक है,
तीनों करके देखते हैं, जिससे आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो पहले लेते हैं केस वन। केस वन मतलब कौन सा डोमेन, एक्स लेस देन ज़ीरो वाला डोमेन। तो फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को 2 के बराबर किया, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के करस्पॉन्डिंग एक्स के सॉल्यूशन निकालने। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई 2 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो डोमेन में क्या दिया हुआ है, डोमेन में दिया हुआ है एक्स शुड बी नेगेटिव, एक्स इज लेस देन जीरो मतलब एक्स शुड बी नेगेटिव। लेकिन ये तो नेगेटिव नहीं है, 2 की पावर 1/3 कुछ नंबर होगा। तो हम कहेंगे ये वाली एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये लेके सॉल्व नहीं करना था, मतलब केस वन से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। फिर आ जाए हम केस टू पे। केस टू, केस टू सेकेंड डोमेन, सेकेंड डोमेन कहाँ से कहाँ, 0 से 2 के बीच में है एक्स, 0 से x 2 के बीच में। तब कौन सी डेफिनेशन यूज़ करनी है, 3x - 2 वाली। तो यहाँ से क्या एफ ऑफ एक्स इज 3x - 2, और इसको किसके बराबर करना है, उसको बराबर करना है 2 के। तो इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये 2 इस तरफ आया तो 4, और 3 डिवाइड में आ गया तो 3, तो x इज इक्वल्स टू 4/3। 4/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.3333 समथिंग। अब क्या देखो ये 1.33 क्या 0 से 2 के बीच में है, तो हम कहेंगे हाँ है ना। तो 4/3 इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। सो केस टू विल गिव अस अ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर तीसरे पे आ गए, तीसरे केस को भी चेक कर लेते हैं। केस थ्री, केस थ्री में क्या कौन सा डोमेन है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ होगी, x² + 1। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 1। उसको किसके बराबर करना है, उसको बराबर करना है 2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से आया x², ये इस तरफ गया, 2 - 1 = 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 1 इज इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज किया x+1 x - 1 = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आई, x इक्वल्स टू या तो -1 या तो +1। अब चाहे -1 हो चाहे +1 हो, x 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ना तो -1 2 से बड़ा है, ना ही +1 2 से बड़ा है, तो मतलब कि ये भी आंसर नहीं हुआ। तो केस थ्री इज ऑल्सो फेल्ड। तो आंसर केवल क्या हो जाएगा, x = 4/3। तो अगर हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर, तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वैन x = 4/3, ये आंसर लिखेंगे। नोट करो इसको। ऐसा क्या, ऐसे सवाल तुम्हारे होमवर्क में मैं तुम्हें दूंगा आज, तो फिर तुम और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। क्या ये पहली बार तुम्हारे सामने आया तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन इसको सर अप्रिशिएट कर समझ पाओ। में नहीं आ रहा, कुछ फंक्शन से कंफ्यूजन हो रहा है फंक्शन में। अभी आज होमवर्क सॉल्व पहले एक बार इसको रिवाइज करना, और फिर जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उसको सॉल्व करना इसी तरीके से, फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छा। बनेगी। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो कॉन्क्रीट हो जाए, है ना। मतलब दिक्कत क्या थी, सबसे पहले तो दिक्कत ये थी कि इस वाले सवाल में हमको फंक्शन एक, अभी तक जितने भी ऊपर सवाल देखे, देखो यहाँ पे फंक्शन एक ही फंक्शन दिया हुआ है, एक ही डेफिनेशन दी है, यहाँ पे भी एक ही डेफिनेशन दी है, यहाँ पे भी एक ही डेफिनेशन दी है। ऐसे सब जगह जो भी हमारे सामने गॉन थ्रू हो रहे थे हम जिन सब चीज़ों से, वहाँ पे सबकी एक एक ही डेफिनेशन थी सारे डोमेन में, ठीक है। लेकिन इस वाले सवाल में क्या किया इन्होंने, 3 भागों में बांट के दे दिया, 3 डेफिनेशन दे दी अलग अलग डोमेन के लिए। तो अब अलग अलग डोमेन के लिए 3 डेफिनेशन दे दी, डोमेन को काट दिया। जब x 0 से छोटा है
दूसरा जब x 0 से 2 के बीच में है, और तीसरा x जब 2 से बड़ा है। और फिर उन्होंने पूछा बताओ f(-1) की वैल्यू बताओ, f(1) की वैल्यू बताओ, f(3) की वैल्यू बताओ। तो जब -1 रखना है तुम्हें, तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ करोगे जब -1 डोमेन में डिफाइंड होगा, है ना। यहाँ पे जैसे ऊपर पहुँचे अपन, सपोज यहाँ पे बोला जाए इस वाली सिचुएशन में बताओ f(1) क्या होगा, तो क्या करते हैं हम 1/x के 1 रख देते हैं, 1 + 1, तो वो 2 हो जाता है, 1/2। तो हम यहाँ पे भी वही करना चाहते हैं, है ना, कि f(-1) क्या करें, रखना चाहते हैं हम -1। तो अब रखने के लिए जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ रखें कि यहाँ रखें, क्योंकि यहाँ 3 डेफिनेशन है। तो उसको कैसे डिसाइड किया, कैसे डिसाइड करें कि किस में रखेंगे। पहले देखा -1 किस डोमेन में, x<0 वाले में है, 0 से 2 वाले में है, कि 2 से बड़े वाले में। तो -1 ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर है, मतलब कि ये वाली डेफिनेशन यूज़ हो गई। फिर 1 वाले के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज़ हो गई, 3 वाले के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज़ हो गई। और फिर उनकी वैल्यूज़ निकाल के रखी तो 10 आ गया। ठीक है, ठीक है, ये तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले में ऐसा बोल रहा है वो कि x की ऐसी वैल्यू बताओ जब f(x) 2 हो जाए। तो अब यहाँ पे भी फिर वही डिलेमा कि f(x) को 2 के बराबर करें तो कौन सा डेफिनेशन रखें, x³ वाली, 3x-2 वाली, या x² + 1 वाली। तो अब ये तो पता नहीं, पिछले सवाल में इसको तो डोमेन दिया था, तो डोमेन से पता चल जाएगा। यहाँ तो डोमेन ही निकालना है, x ही कैलकुलेट करना है। तो फिर क्या करें, तो कहेगा कि ठीक है, तीनों तीनों में रख के देख लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से जजमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले केस 1 उठा लिया। केस 1 में क्या बोला कि x<0 वाला केस है ये, तो f<0 में f(x) x³ के बराबर है, उसको 2 के बराबर कर दिया। तो वहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 2 की पावर 1/3। क्लियरली दिख रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने तो शुरू यहाँ से किया था, जब x<0 मान लिया था शुरुआत में, x> तो कंसीडर ही नहीं किया था 0 से। तो इसका मतलब x शुड बी, ये क्या लिखा है, x शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब है x शुड बी नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ से कोई आंसर नहीं मिलेगा हमें। तो हमने कहा केस 1 से हमें कोई आंसर नहीं मिला। ठीक है, ऐसे केस 2 पे पहुँचे। केस 2 में क्या डेफिनेशन है कि जब x 0 से 2 के बीच में, x जब 0 से 2 के बीच में है, तो फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ की 3x-2। 3x-2 को बराबर किया 2 से, तो x की एक वैल्यू आ गई 4/3। अब चेक किया क्या ये 4/3 इस डोमेन में आ रहा है 0 से 2 के बीच में। तो हाँ, हमने पाया कि इसके बीच में आ रहा है, मतलब कि ये एक वैलिड सॉल्यूशन है। x = 4/3 इज़ अ वैलिड सॉल्यूशन। तो केस 2 को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर केस 3 पे पहुँचे। केस 3 में क्या दिक्कत है, केस 3 में x 2 से बड़ा होना चाहिए। f(x) रखा, x² + 1 2 के बराबर किया, सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ आई, एक -1 और एक +1। लेकिन चले कहाँ थे, शुरू तो इसी शर्त पे हुआ था कि x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ तो ये 2 से बड़े आ ही नहीं रहे, 2 से छोटे आ रहे हैं दोनों। तो इसको भी नेगलेक्ट कर दिया कि हाँ, यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कुल मिला के f(x) 2 के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू 4/3 होगी। ठीक है, ये किया हमने। ये तुम्हारे सामने जब एक और ऐसी सिचुएशन आएगी, एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, और तुम सेम प्रोसेस जब इनिशियली शुरुआत से करोगे, तब तुम्हें इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। थोड़ा बहुत समझ में आया। आयरन मैन नहीं, टाइटन। हाँ सर, आगे। ठीक है, अक्षत। सर जो आपने f(x) लिया था 3x-2 = हाँ, 2 क्यों किया? अच्छा, ये क्यों किया, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो ये सब, डिमांड थी क्वेश्चन की। ये सवाल सवाल था, मतलब कि ऐसी वैल्यू फाइंड करो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसी वैल्यू फाइंड करो जब f(x) 2 हो जाए। तो f(x) 2 ही करना पड़ा अपन को, क्योंकि हमें वही वैल्यू चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग x निकालना है। तो सवाल में दिया हुआ है, जैसे सवाल में अगर ये f(x) = 3 बोलता, तो फिर अपन यहाँ पे 3 रखते, 4 बोलता तो 4 जी रखते, ओके। है ना। यस सर। एकदम जो जो छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं ना, एकदम सब बाहर आने दो। अभी क्या, अपन को थोड़ा भले ही स्लो स्लो पढ़ें, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये सब टूलिंग चल रही है अभी, धीरे धीरे इन सब चीज़ों का आगे यूज़ आएगा। तो ये चीज़ में तुम्हें हल्का फुल्का छोटा मोटा कैसा भी डाउट आ रहा है, बिल्कुल एकदम बाहर आने दो। कि जैसे अक्षत ने पूछा 2 क्यों रखा,
तो 2 अपन ने सवाल में रखा है इसलिए रखा। ठीक है, अब देखते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स, जैसे हमको डोमेन को रिप्रेजेंट करना है। जैसे पिछले एग्जांपल लेते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है x की वैल्यू है 2 से 0 से 2 के बीच में, तो इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं ज़रा। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे बनाया, ये 0 ये 2, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 के बीच में, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इस चीज़ का क्या मतलब है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब कि 0 भी हो सकती है x की वैल्यू, मीन्स 0 भी हो सकती है, और 2 की वैल्यू ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 मतलब कि 2 भी हो सकती है। तो दिस इंटरवल रिप्रेजेंट्स कि x क्या क्या है, ये समझ में आ रहा है। तो इसको एक नोटेशन के फॉर्म में अपन लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे 0 से 2 और क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है कि 0 भी वैल्यू इक्वल टू, बिकॉज हेयर इट इज़ इक्वल टू, वी हैव रिटन हेयर क्लोज ब्रैकेट, एंड यहाँ पे भी इक्वल टू है इसलिए लिखा है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो सपोज ऐसा कुछ होता, 5 से लेके 7 तक है x और इक्वल टू नहीं है, तो हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं इसको। 5 से लेके 7 में है, ठीक है, तो अब 5 पे तो इक्वल टू नहीं है, मतलब 5 पे वैल्यू नहीं ले रहा, तो यहाँ पे ऐसे गोला लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे डार्क गोला लगाया था, यहाँ पे ऐसे नॉन डार्क गोला लगा देते हैं। 7 पे वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, तो 7 पे भी नॉन डार्क गोला लगा देते हैं और बीच की वैल्यूज जोड़ देते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स एक्स। अच्छा, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे बनाएं, ब्रैकेट के फॉर्म में बनाते हैं इसको 5 से 7। अब क्लोज नहीं लगा सकते, क्योंकि क्लोज क्यों लगाया था, क्योंकि वो वैल्यू इंक्लूडेड थी, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, दिस इज ओपन ब्रैकेट, है ना। दिस इज क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर वाला ब्रैकेट कहलाता है क्लोज ब्रैकेट, और जो नॉर्मल ब्रैकेट हम बचपन से देखते आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है ये, है ना। ठीक है, एक और सिचुएशन देख लिया, मान लो सपोज एक इंटरवल ऐसे दिया हुआ है, 12 से लेके x की वैल्यू 7 तक है। ठीक है, तो और 12 इंक्लूडेड है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा उल्टा थोड़ी होगा। छोटी वैल्यू पहले आएगी, बड़ी वैल्यू 12 बाद में आएगी। 7 से 12 है और 7 इंक्लूडेड है, ये सवाल है। तो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ किया 7 और 12, तो कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड है, 7 वाली, तो 7 पे लगेगा डार्क डॉट, और 12 पे नॉन इंक्लूडेड, तो यहाँ पे लगेगा ओपन डॉट, और बीच में से जोड़ देंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की सारी वैल्यूज। अच्छा, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखें, तो यहाँ तो क्लोज भी आ गया और ओपन भी आ गया, तो ठीक है रख देंगे 7 से 12, 7 पे क्लोज है तो क्लोज ब्रैकेट, और 12 पे ओपन है तो ओपन ब्रैकेट। ये समझ में आ रहा है। और इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू वाला सिंबल लगा लो यहाँ पे, क्या एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2। ये समझ में आया। कुछ नहीं, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यूनियन। जैसे सपोज दो इंटरवल्स का यूनियन दिया हुआ है, जैसे मान लो सपोज 5 से 7, ये इंक्लूडेड ये नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 12 से 15 बोथ इंक्लूडेड। ये एक रिप्रेजेंटेशन दिया है x बिलोंग्स टू लाइक दिस, x बिलोंग्स टू 5 से 7 यूनियन 12 से 15। तो कैसे रिप्रेजेंट करें इसको नंबर लाइन पे, तो करते हैं ये नंबर लाइन बनाई, 5 से 7 फिर 12 से 15, तो 5 पे इंक्लूडेड है तो डार्क गोला, 7 पे नॉन इंक्लूडेड है तो ओपन गोला, 15 और 12 पे दोनों पे इंक्लूडेड है तो डार्क गोला। तो
तो यूनियन का मतलब होता है ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़, है ना, मतलब कि ये भी होगा और ये भी होगा इसमें, तो इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, दिस इज x, ये x रिप्रेजेंटेड है, दिस इज येलो से जो रिप्रेजेंटेड है वो x है, दिस इज द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ, मान लो -5 से 7 और फिर बोथ इंक्लूडेड, यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का सिंबल है ये। अब इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, तो वो क्लोज्ड वैल्यू तो अटेन कर नहीं सकता, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा और ये भी ओपन है, मान लो सपोज इसको रिप्रेजेंट करना है हमें। ये दी हुई है सिचुएशन x बिलोंग्स टू ये, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना शुरू किए। ये -5, ये 7, ये 8 और इन्फिनिटी को कहाँ रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो ऐसे एरो बना के छोड़ दिया। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ रखना है इसको, -5 पे क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज मतलब कि डार्क सर्कल, 7 पे भी क्लोज सर्कल है मतलब कि डार्क पॉइंट, 8 पे नॉन इंक्लूडेड है मतलब कि ओपन पॉइंट, और फिर इन्फिनिटी तक जा रहा है वो। ठीक है, तो -5 से 7 तक खींच दी लाइन और फिर 8 से इन्फिनिटी तरफ खींच दी, और उसको ऐसे बना दिया ताकि वो रिप्रेजेंट कर दे कि वो बहुत दूर तक है। तो हमारा एक्स का रीजन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। बोर्ड ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं खींचता ही रहता सही है वहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं यूनियन हो गया, अब देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसा उल्टा यू, जैसे यूनियन का सिंबल होता है ऐसे यू जैसा, इंटरसेक्शन का होता है सीधा यू। तो अब इसमें क्या कॉमन पोर्शन लेना है हमें इंटरवल्स का, दिस इज नथिंग बट कॉमन पोर्शंस बिटवीन द इंटरवल्स। तो जैसे सपोज एक ऐसा दिया हुआ है -5 से 7, x बिलोंग्स टू -5 से 7, ये नॉन इंक्लूडेड ये इंक्लूडेड, इंटरसेक्शन 2 से 12, ये इंक्लूडेड ये नॉन इंक्लूडेड। इस चीज़ को अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो ठीक है, बनाया, इसको प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है, और फिर उनका कॉमन पॉइंट कॉमन एरिया लेना है या कॉमन रीजन लेना है, कॉमन रीजन ऑफ दीज टू। तो बस बनाना शुरू किया। पहले इस वाले को प्लॉट करते हैं -5 से 7 तक, फिर दूसरे वाले को प्लॉट करेंगे, -5 और 7 के बीच में आएगा 2 कहीं पे, ये आ गया 2, और 12 12 यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, पहले रीजन को प्लॉट किया, -5 नॉट इंक्लूडेड मतलब कि ओपन गोला, 7 इंक्लूडेड मतलब कि डार्क गोला। ठीक है, ये वाली लाइन आ जाएगी, सॉरी 7 तक है ये, तो 2 पे बना दिया। सात यहाँ पे आएगा डार्क गोला। तो ये पहला रीजन जो बनाया, लेट्स से इसको बोल देते हैं पहला, इसको बोल देते हैं दूसरा। तो पहला रीजन ये हो गया। ठीक है, ठीक है, दूसरा रीजन बनाया, दूसरे रीजन में 2 इंक्लूडेड है, 2 से 12 2 इंक्लूडेड, यहाँ पे डार्क गोला और यहाँ पे ओपन गोला 12 पे, ऐसे खींच दिया। अब इसका कॉमन रीजन बताओ कहाँ से कहाँ दिख रहा है तुम्हें। तो अगर पहले रीजन का अपन देखें तो यहाँ से यहाँ है, और दूसरे रीजन का देखें, दूसरे कलर से बनाते हैं, येलो और ब्लू मिलके क्या बनेगा, रेड बन जाएगा क्या, देखते हैं। दूसरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ है, तो ग्रीन बन गया। तो कॉमन रीजन ग्रीन रिप्रेजेंट हो रहा है, जो अपना वो आंसर है। तो मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ये ग्रीन वाला रीजन, 2 से शुरू होके 5 तक, 2 से शुरू होके 7 तक, 2 से शुरू होके 7 तक, और दोनों इंक्लूडेड है, हाँ ये भी इंक्लूडेड है ये भी इंक्लूडेड है, तो क्लोज ब्रैकेट।
ये समझ में आया? अमोघ, क्या कर रहे हैं अपन इंटरसेक्शन में? ये सर आ गया। दिव्या, ये समझ में आया इंटरसेक्शन? यस सर। उमेश, नमन नमन नमन, आ गया सर, अच्छे से आ गया। गुड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अब इसका, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसे रीजन को प्लॉट करना है जस्ट अपन को, कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक ये इंक्लूडेड, और माइनस इन्फिनिटी कभी इंक्लूडेड हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा कभी मैं लिख दूँ तो तुम बोल देना कि ये गलत लिखा है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, उस पर कहाँ डॉट लगाएंगे, वो तो एक नोशन है। तो ये ओपन इंटरवल आएगा, यूनियन -5 से लेके 2, ठीक है। इसका आंसर हमें लिखना है कि मतलब इसका कॉमन रीजन बताओ। यहाँ पे 2 नॉन इंक्लूडेड और -5 भी नॉन इंक्लूडेड। तो अब लिखना शुरू करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले रीजन बनाया, ये माइनस इन्फिनिटी तो उधर कहीं होगा, पता नहीं कहाँ। और -5 सबसे पहली टर्म आ जाएगी इस नंबर लाइन पे, -5, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे, 5 आ गया। ठीक है, पहला रीजन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 5, 5 इंक्लूडेड है, तो ये अपन है इंक्लूडेड। और ये यहाँ से चलते चलते इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाने दिया। ठीक है, दूसरा रीजन है -5 से 2, -5 नॉट इंक्लूडेड, 2 इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, सो ओपन सर्कल, ये बना दिया। अब इनके कॉमन रीजन्स लेने हैं अपन को, तो कलर से बनाएंगे, मज़ा आता है। तो ये बनाया नीला, और यहाँ पे दूसरा रीजन प्लॉट किया येलो से। तो कॉमन रीजन क्या निकल के आया? कॉमन रीजन ये ग्रीन वाला निकल के आया, जो कि आंसर है अपना। तो उसको लिख देते हैं। आंसर क्या होगा इस इंटरसेक्शन का? -5 से 2, ये हुआ -5 से 2। और ये ओपन सर्कल है, यहाँ पे भी ओपन सर्कल है, तो नॉट इंक्लूडेड है ना। अगर कोई कहे कि ये तो पॉइंट तो इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो हमको क्या इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कम से कम, है ना। ईदर ऑफ दैट, दोनों ही होने चाहिए वहाँ पे। अगर एक भी नहीं है तो वो रीजन नहीं होगा। तो ये तो नहीं है, 5 नहीं है यहाँ पर, -5 नहीं है, 2 भी नहीं है यहाँ पे, तो ये ओपन ब्रैकेट आएगा यहाँ पर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम मूव करेंगे इनइक्वलिटीज़ पे। सर हाँ हाँ अमोक। सर यहाँ पे जैसा इन्फिनिटी पे अपना नॉट इंक्लूडेड है, हाँ, बट अगर वो इंक्लूडेड होता तो भी उसके लिए तो कोई साइन नहीं आता था, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा नहीं नहीं, वही मैंने कहा, जैसे अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, इन्फिनिटी के लिए? मतलब ऐसे लिख दिया किसी ने, मान लो सपोज 5 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे इंक्लूडेड लगा दिया, तो अब तो ये एग्जैक्टली पता ही नहीं है अपन को कि ये नंबर कहाँ पे है इन्फिनिटी। तो मतलब कि ये गलत है, कभी भी इन्फिनिटी के आगे ऐसा नहीं आएगा, हमेशा क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ही आएगा। ऐसे कहीं पे लिखा है क्लोज ब्रैकेट 5 से इन्फिनिटी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये नहीं आ सकता, यहाँ पे इन्फिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट ही आएगा, क्लोज कभी नहीं आएगा, इसको याद रखना ना। ओके सर। ठीक है। अच्छा, सारे रियल नंबर्स मार्क करने हैं, जैसे सारे रियल नंबर्स, तो उसको इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करें? जैसे लिख लेते हैं इसको, ऑल रियल नंबर्स, उसका सिंबल होता है कैपिटल आर, इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, और बोथ नॉट इंक्लूडेड। अगर इसको अपन ने नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश की, तो माइनस इन्फिनिटी तो बहुत दूर है उस तरफ, प्लस इन्फिनिटी उस तरफ है बहुत दूर, तो वो तो बनता ही जाएगा, मतलब कि पूरा नंबर लाइन पे जितने भी नंबर ला रहे हैं अपन, सब मार्क हो जाएंगे, है ना। तो एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सारे रियल नंबर्स को। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद हम इनइक्वलिटीज़ पे आएंगे। ठीक है, तो इनइक्वलिटीज़ का बेसिक अपन पढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक जितना भी पढ़ा उसके बारे में किसी को कुछ डाउट पूछना है तो
मैं वन बाय वन सबसे पूछता हूँ। अमुक, कुछ डाउट है? नो सर। अच्छा, अक्षत, तुम्हें कुछ डाउट है? नो सर, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, दिव्या, तुम्हें कुछ डाउट है? नो सर। नमन, तुम्हें कुछ डाउट है? नहीं सर, नहीं है। नवींद्र नो सर, अभी तक तो नहीं। और कुणाल? नहीं है सर। ठीक है, आ रहा है समझ में कुणाल साहब अभी तक? हाँ सर। ठीक है, तो अभी जो सब हम पढ़ रहे हैं इसको क्या तुम एक बार रिवाइज करना, क्योंकि थोड़ी सी हैवी चीज़ें, टूलिंग में क्या हम थोड़ी सी हैवी चीज़ें पढ़ लेते हैं जिसका कुछ आगे पीछे बैकग्राउंड नहीं पता होता, जैसे हमने पढ़ लिया अभी। तो मोर और लेस अभी समझ में आ जाएंगी तुम्हें चीज़ें, क्योंकि तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हुए आ रहे हो, लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मोर और लेस समझ में आ जाएंगी। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे अभी तो ये मैं क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जब तुम्हारे सामने फ्रेश क्वेश्चन आएगा और फिर तुम्हारे कुछ डाउट निकल के आएंगे उसमें से कि यार अब क्या करें, कैसे होगा, एक बार जब तुम थॉट प्रोसेस को उसमें लगाओगे क्वेश्चन में, फिर उसके बाद डिस्कस करके अपन उसके सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऐसा लगेगा कि बहुत इजीली ग्रैस्प हो रही है ना। तो अभी तो बस समझते जाओ और बोलते जाओ जो जो चीज़ समझ में आ रही है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सो नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग इनटू इनइक्वालिटीज़। तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन 5, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब देखने के लिए हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज़ का क्या मतलब है। तो ड्रॉ किया, x इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड ऑल द ग्रेटर वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड। कब तक? ऐसे कुछ लिमिट नहीं दी है, मतलब इन्फिनिटी तक। तो मतलब ये रीजन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और आंसर क्या होगा इस चीज़ का? इस चीज़ को अपन को अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, जो आंसर नहीं है, मतलब एक जस्ट वो है, मतलब कि किस फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिजल्ट को, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। तो 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड इन्फिनिटी इज़ नेवर इंक्लूडेड, सो नॉट इंक्लूडेड। ये समझ में आया? ये बस बेसिक चीज़ है। जब मान लो सपोज दो इनइक्वेशन साइमल्टेनियसली दी हुई है, जैसे एक इक्वेशन दी हुई है x ग्रेटर देन 4 और एक इक्वेशन दी हुई है x लेस देन 5। अब इसका आंसर हमें बताना है। तो अब इसका आंसर देखने की कोशिश की नंबर लाइन पे, तो बनाया एक 5 4 से बड़ा, तो ये लो 4 4 से बड़ा, तो ये रीजन, और एक 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब कि ये रीजन। तो कॉमन रीजन कौन सा आया? दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो कॉमन रीजन है 4 से 5। 4 इंक्लूडेड है क्या? नहीं। 5 इंक्लूडेड है क्या? नहीं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन? x बिलोंग्स टू 4 से 5, बोथ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये लिखते जाओ तेजी से आप। एक और एग्जांपल, दो इनइक्वेशंस दी हुई हैं, लेट्स से x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड x इज़ लेस देन -3। इसका सॉल्यूशन बताना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कि जहाँ से हमें देखना है, -1 और एक -3, -3 और -1 के इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन -1, तो मतलब -1 से बड़ा, तो ये बना दिया। और इंक्लूडेड या नॉन इंक्लूडेड? नॉन इंक्लूडेड। ठीक है, और अगला बोल रहा है x इज़ लेस देन -3, x इज़ लेस देन -3 मतलब कि ये बना दिया ऐसा, और ये नॉन इंक्लूडेड। तो अब इनका कुछ कॉमन रीजन ही नहीं आया, है ना, देयर इज़ नो कॉमन रीजन। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? नो वैल्यू ऑफ x। अच्छा, तो उसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, जब x की कोई भी वैल्यू नहीं आती तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू 5, ये ग्रीक सिंबल है 5, 5 डिनोट करता है नल सेट, 5 का मतलब है नथिंग, नथिंग, और ज़्यादा टेक्निकल भाषा में नल सेट। नल मतलब नथिंग, जैसे फॉर्म भरते हैं ना नल,
लिखा रहता है कितने कितने वो बोलते हैं कि कितनी कौन से कॉलेज में हो तुम, तो उसको नल भर देते हो, क्यों? क्योंकि तुम किसी कॉलेज में ही नहीं हो। तो नल का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, ये समझ में आया। इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें अपन को करनी पड़ती हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे इनइक्वलिटी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लिखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इनइक्वलिटीज। some important points regarding inequalities। पहला पॉइंट देखो, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, अगर a इज लेस देन इक्वल टू b, तो इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a b के बराबर भी हो सकता है, या a b से छोटा भी हो सकता है। बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, लेट्स से x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे लिखेंगे x या तो 5 के बराबर हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। इसको कहने का वही मतलब है कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड, कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a इज लेस देन c। ये समझ में आ रहा है? सिंपल सा पॉइंट है। पहली डेफिनेशन से क्या बोला इसने? a इज लेस देन b। मान लो सपोज a यहाँ पे है और वो b से छोटा है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। दूसरे में क्या, b इज लेस देन c, तो b यहाँ पे, तो c यहाँ पे कहीं पे होगा। तो देखो a छोटा आ गया c से, तो ये कंक्लूड कर सकते हैं अपन यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा दिया हुआ है a इज लेस देन b, तो अगर हमने दोनों के साइन पलट दिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मतलब इस चीज़ का मतलब है माइनस ए इज़ ग्रेटर देन माइनस बी, है ना? थोड़ा अजीब लग रहा है ये समझने में, लेकिन बहुत इजी है। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 इज़ लेस देन 8, हम श्योर हैं इस बात के लिए, सही लिखा ही। अब दोनों तरफ माइनस लगाओ, -4 कर दिया और -8 कर दिया। अब बताओ इनमें कौन बड़ा है? -4 बड़ा है या -8 बड़ा है? तो -4 बड़ा है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। -4 -8 यहाँ आएगा, -4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। तो 8 बड़ा है 4 से, लेकिन -4 8 से बड़ा है, तो इस तरफ क्या लगनी चाहिए? इनइक्वलिटी ऐसी लगनी चाहिए। तो अगर हमने 4 का -4 कर दिया और 8 का -8 कर दिया, तो हमें ये इनइक्वलिटी का साइन बदलना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है ना? इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी चीज़, इसका हम यूज़ करेंगे। इसमें कभी गलती मत करना, इसको याद रखना। तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे, फॉर एग्जांपल कि x इज़ लेस देन -7। ठीक है, ऐसे नहीं करते, ऐसे लिखते हैं -x इज़ लेस देन -7, -x इज़ लेस देन -7। अब अपन x में इंटरेस्टेड होते हैं, -x में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसी इनइक्वलिटी को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये साइन बदल जाएगा इस इनइक्वलिटी का। तो इस चीज़ को लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन 7। ये समझ में आ रहा है? दोनों तरफ क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो उस ऑपरेशन में हमने ये साइन को बदल के रख दिया, तो ये मिल गया x इज़ ग्रेटर देन 7। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आएंगे इसके हमारे सामने। तो बस कुल मिला के अभी तो क्या याद रखना है कि अगर a b से छोटा है
तो माइनस ए माइनस बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेते हैं जनरल तौर पे, लिख लो नोट करके। इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस, इनइक्वालिटी साइन reverses if both sides are multiplied by a negative number, कितने 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट मान लो ऐसा दिया हुआ है, a is less than b and c is less than d, ऐसे इनइक्वलिटी दी हुई है। तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं अगर सिंबल सेम साइड का हो तो। इससे क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, इससे ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस डी। दोनों साइड ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये देखो इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने में क्या होगा, a माइनस सी इज़ लेस देन b माइनस डी। प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करने में साइन देखना पड़ेगा, है ना। तो नोट कर लो इसको। जैसे एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, x प्लस 7 इज लेस देन 5 एंड 3x माइनस 5 इज लेस देन 12। ये दो इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है हमें। तो दोनों को मर्ज कर देते हैं। दोनों को मर्ज करने के लिए क्या करें, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो क्या हुआ, x प्लस 3x 4x प्लस 7 माइनस 5 प्लस 2 लेस देन। जब हमेशा याद रखना ये सेम साइन के होने चाहिए, कभी ऐसा मत कर डालना कि इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस 3x माइनस 5 और तुम कहो इसको इससे ऐड कर दें, तो नहीं कर सकते क्योंकि इनके चोंच के साइन बदल गए यहाँ पे, है ना। तो ये याद रखना, सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। तो क्या ये एक ही तरफ है ये वाली चीज़, तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक ही तरफ है तभी करेंगे ऐसा। तो ऐड किया x प्लस 3x 4x, 7 माइनस 5 2, 5 प्लस 12 17। यहाँ से क्या हुआ, 4x इज़ लेस देन 17 माइनस 2 15। अब 4 से डिवाइड कर दिया इधर, तो हाँ ठीक है, x इज़ लेस देन 15/4। माइनस से तो मल्टीप्लाई किया नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो फिर साइन को बदलना पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन 15/4। दिस इज आंसर। इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 15/4 वेयर 15/4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है यहाँ पे और माइनस इन्फिनिटी तो नॉन इंक्लूडेड है ही। तो ऐसे लिख देंगे इसको, नोट कर लो। ठीक है, 4th पॉइंट हो गया। यस सर। 5th पॉइंट में पहुँचते हैं। अब स्क्वायर करना है इनइक्वलिटी का, तो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वलिटी, जैसे सपोज हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है, मान लो सपोज ये मैं सत्य चीज़ें लिख रहा हूँ तो मैं भी समझ में आएगा। 2 इज़ लेस देन 3,
ठीक है, 2 इज़ लेस देन 3। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या ये सत्य बचेगा? तो करके देखते हैं। 2 स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर, दैट इज़ 4 इज़ लेस देन 9। तो 4 इज़ लेस देन 9, तो क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देखो। दूसरी सिचुएशन में हमने देखा -2 इज़ लेस देन -1। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। तो अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो क्या ये सत्य बचा? ये असत्य हो गया। देखो, 4 इज़ नॉट लेस देन 1, असत्य है ना ये। तो मतलब कि हमें थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा जब स्क्वायर कर रहे हो इनइक्वलिटी का। वो टेक केयर क्या है? वो टेक केयर है कुछ ऐसा। इफ़ ए इज़ लेस देन बी, वी कैन राइट ए स्क्वायर इज़ लेस देन बी स्क्वायर इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव। ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ए इज़ लेस देन बी देन वी हैव टू चेंज द साइन। अच्छा, इसका सत्य क्या होता? इसका सत्य कुछ ऐसा होता, 4 इज़ ग्रेटर देन 1, ये वाली चीज़ सत्य होती। तो इस सत्य के ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया? इस इनइक्वलिटी के साइन को बदल दिया। तो अगर इसको सत्य साबित करना है और साइन बदल दिया हमने, इसका मतलब क्या? इफ़ ए एंड बी आर नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? ये हमें कॉन्क्रीटली याद रखना है। मतलब कुल मिला के जब हम स्क्वायर कर रहे हो तो हमारे दिमाग में से एक ज़रा सा सवाल आना चाहिए कि ए और बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं, मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है ऐसा। ठीक है, अच्छा एक और, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, एक सत्य बात लिख के देता हूँ। ऐसे लिखा हुआ है एक्स, सत्य बात नहीं, मतलब ऐसे एक्स इज़ लेस देन 2 लिखा हुआ है और पूछा जाए बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ हुआ? फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हमने देखा सबसे पहले तो एक्स इज़ लेस देन 2, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये 2 और फिर उससे सारी छोटी वैल्यूज़ वेयर 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड। अब इसका स्क्वायर करना है तो -16 का भी स्क्वायर होगा, -17 का भी स्क्वायर होगा, -∞ का भी स्क्वायर होगा। -∞ का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू क्या देगी? वो वैल्यू हमें इन्फिनिटी देगी। इन्फिनिटी का स्क्वायर इज़ नथिंग बट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्यूब इज़ नथिंग बट इन्फिनिटी। बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर। तो मतलब भले ही ये 2 से -∞ है, -∞ से 2 है एक्स, लेकिन एक्स स्क्वायर तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? तो हम अगर ऐसी सिचुएशन में है कि स्क्वायर देखना है तो हम इसको बांट लेंगे कि नेगेटिव नंबर कौन सा और पॉजिटिव नंबर कौन सा। तो नेगेटिव नंबर 0 से -∞ वाले और एक पॉजिटिव नंबर 0 से इन्फिनिटी वाले। तो 0 से 2 होता, अगर ये 0 से 2 होता, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, तब एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ होता? तब बढ़िया कर देते सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 4 होता ही, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया सब पे, क्योंकि सारे पॉजिटिव है। और फिर दूसरा देखा, दूसरे इंटरवल में क्या बोला? एक्स इज़ ग्रेटर देन, एक्स इज़ लेस देन 0, ये वाला इंटरवल देखा। तो अब ये नेगेटिव है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो सिग्नेचर बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर किया तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। तो इससे सॉल्यूशन क्या आया? एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, एंड इससे सॉल्यूशन आया एक्स स्क्वायर इज़ 0 से 4 के बीच में। दोनों का इंटरसेक्शन होगा या यूनियन? तो वो यूनियन होगा, दोनों आंसर होंगे, तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। ये तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं समझ सकता हूँ। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तुम्हें होमवर्क मिल सर जाएगा। एक बार और सर। इसको फिर से समझेंगे, यहाँ से फिर से सर कंटिन्यू ये वाला करेंगे। समझ हाँ, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से ये वाला समझेंगे। समझ में नहीं आया।
यहाँ तक नवींद्र, यहाँ तक समझ में आया इनइक्वलिटी वाला जो अभी स्क्रीन पे है, 5th वाला पॉइंट? इस एग्जाम्पल को भूल जाओ, इस हाँ वाले सर, वो आ एग्जाम्पल गया। को भूल जाओ, केवल यहाँ तक, ऊपर वाले तक, कि अगर हाँ, यहाँ नेगेटिव आ है गया। और भी तो साइन बदलने, पॉजिटिव है तो फिर साइन नहीं बदलना। ठीक है, ठीक है, यहीं तक करते हैं। इसको अपन फिर से देखेंगे, इस पर पुनः विचार करेंगे। यस। वी विल पुनः विचार ऑन दिस, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तुम्हें मैं होमवर्क दूंगा कुछ अभी सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि एक तो ये चैप्टर रिवाइज करना है, मतलब चैप्टर मतलब कि नोट्स रिवाइज करने, जो नोट्स तुमने बनाए। और एक तुम्हारे पास एक्सरसाइज आएगी, उसका नाम है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1। तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 ट्राई करना है। ऐसे मतलब उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, नहीं बने तो गुड, बन जाए तो वेरी गुड। फिर 7th वाला सर करना है। आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, किस किस को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर आवाज नहीं आ सर आ रही है। ठीक है, तो आज को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क तुम्हें मैं फ़ोटोज़ के थ्रू भेजूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। सर कल की क्लास का टाइमिंग भी ये रहेगा? वो टाइम टेबल देखो ना, टाइम टेबल में सब, हाँ यही रहेगा। 2 स्लॉट है तुम्हारे, 11 से 1 और एक 3 से 5। टाइम टेबल में सब दिया है कब कौन सी क्लास होगी। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर। ठीक है सर, थैंक यू। बाय बाय सर। सर। बाय बाय।